क्या ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है, जैसे कि इंसान, मछलियाँ, पक्षी और सांप। एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है। थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगों को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें जिम जाने या परफेक्ट 6 पैक्स के लिए वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है? आपके पास जिम मेंबरशिप भी है, लेकिन वक्त न होने की वजह से आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपके बॉस को प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी वक्त पर। या फिर घर आकर आपको बच्चों को पार्क ले जाना पड़ता है या फिर घर का सामान लेने चले जाते हैं, इसलिए वर्कआउट का टाइम बचता ही नहीं है। हम आपकी बात को समझते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम सभी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। व्यायाम और स्वस्थ जीवन की जानकारी हमें ऑनलाइन मिल सकती है, लेकिन उसका शोध पूरा नहीं होता। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान तरीके जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि आपके पेट की चर्बी यानी बेली फैट को कम करने में मदद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्म पानी और नींबू। हम सभी जानते हैं कि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी होता है, लेकिन इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत कुछ होता है। नींबू में सेब या अंगूर की तुलना में अधिक पोटेशियम भी होता है। नींबू में पाया जाने वाला पोटेशियम मस्तिष्क और तंत्रिक कार्य को उत्तेजित करता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा मस्तिष्क होना भी जरूरी है। नींबू में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही नहीं होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि लेमन जूस में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर के फैट को कम करने में मदद करते हैं। उसी स्टडी से ये भी पता चला है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, पॉलीफेनॉल्स की वजह से उनका वजन भी कम बढ़ता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस तरह से कीजिए। 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पी जाइए। देखा कितना आसान है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे जीवाणु होते हैं जो वजन को घटाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक फूड के कुछ उदाहरण हैं दही, केफिर, टेम्पे, किमची और अचार। अगर आपने इन्हें अपने खाने में शामिल किया तो आपके पेट के अंदर का गट फ्लोरा स्वस्थ रहेगा, यानी आंत में मौजूद ऐसे जीवाणु और जीव जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। विटामिन जैसे बायोटिन और विटामिन के गट फ्लोरा में ही बनते हैं। पेट में जमा हुए फैट को घटाने में ये बहुत मदद करता है। सोफे के व्यायाम। सोफे पर दाईं ओर लेटें और अपने पैर को जितना हो सकता है ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे उसे नीचे ले आएं।
इसे 20 से 25 बार करें, फिर बाईं तरफ लेटकर इसे दोहराएं। इससे आपके लव हैंडल्स यानी कि कमर की चर्बी कम हो जाएगी। हमने कहा था ना कि आपको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। गैसेस और एयर को ना निगलिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि सोडा में सबसे ज्यादा गैस होती है। इसमें मौजूद बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पीने के बाद सीधा आपके पेट में जाता है। इससे आपका पेट खराब हो सकता है या ब्लोट हो सकता है। गैसेस आपके अंदर कैसे जा सकती हैं? जब आप च्युइंगम खा रहे हो, स्ट्रॉ से पी रहे हो या खाते वक्त बात कर रहे हो। इसीलिए खाना शांत रहकर खाइए, पानी ग्लास से पीजिए और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह पानी पीजिए। कोर को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलें। ट्रेडिशनल एब एक्सरसाइजेस किए बिना आप ऐसे खेल खेलें जिससे आपका कोर मजबूत हो जाता है। खेल जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार ऐसे खेलों से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताए बेली फैट को कम करने के कुछ कमाल के मजेदार तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पानी हमारी मूल आवश्यकता है और अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा शरीर संकेत भेजता है, जैसे कि फटे होंठ, सूखी त्वचा, तेजी से सांस लेना और काफी कुछ। और पानी पीना डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से बचने का एकमात्र तरीका है। पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे कि उससे वजन कम होता है, पाचन अच्छा रहता है, दिमाग स्वस्थ होता है, त्वचा चमकती है और सिर दर्द कम होता है। इसलिए यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्यों पीना चाहिए, और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब उससे जुड़ी जरूरी बात भी सुनिए। क्या आप सही तरीके से पानी पी रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का तरीका अगर गलत हो तो आर्थराइटिस, खाना ना पचना या माइग्रेन हो सकता है? तो आइए जाने पानी पीने के सही तरीके क्या हैं। पहला है खाना खाने के बाद पानी पीना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भोजन के बाद तुरंत पानी पीना जहर पीने के समान है। चलिए इसके पीछे का सही कारण समझ लेते हैं। हमारे पेट में पहले से ही भोजन पचाने के लिए एसिड होता है। जैसे ही हम खाते हैं पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और भोजन का पचना शुरू हो जाता है। अब अगर भोजन के बाद आप पानी पीते हैं तो इसके कुछ खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एसिड पतला होता है और खाना नहीं पचता है, जिससे पाचन क्रिया खराब हो जाती है और फिर खाना बिना हजम किए ही हमारे पेट में घूमता रहता है। इससे कैसे बचा जाए? खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। दूसरे नंबर पर है पानी को गटकना। क्या आपको लगता है कि पानी को गटकने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं? जी नहीं, इस तरह से पानी सीधा पेशाब के जरिए बह जाता है। पानी पीने का सही तरीका है घूंट घूंट करके और धीरे धीरे पीना। और ऐसा क्यों है? हमारे मुंह में पानी लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है और पेट में चला जाता है, जिससे एक संतुलन बनता है। हमारे मुंह में बनने वाली लार की प्रकृति बुनियादी है और पेट की प्रकृति एसिडिक है। अब अगर हम पानी को गटक गटक कर पीते हैं तो कम लार अंदर जाता है, जिससे पेट फूल जाता है, एसिड बनता है, गैस होती है और खाना नहीं पचता है, जिससे विषाक्त पदार्थों और मल को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरे नंबर पर है बर्फ जैसा ठंडा पानी। हम सभी को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद है। क्यों? सही कहा ना। दिन भर धूप में घूमने के बाद जब आप घर आते हैं तो सीधा फ्रिज के पास जाते हैं और उससे ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है? जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और रक्त संचार धीमा हो जाता है। तापमान गड़बड़ होने से आपका पाचन स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और आपको ठंड लगती है और सिर दर्द भी होता है। तो इसके लिए एक सुझाव है, अगर आप ठंडे पानी के शौकीन हैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। इससे पीएच स्तर बना रहता है और पानी में खनिज यानी कि मिनरल्स भी शामिल करता है। चौथे नंबर पर है ज्यादा पानी पीना। ये एक मिथक है कि हमें एक दिन में लगभग 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग इससे अधिक पानी भी पीते हैं, भले ही उन्हें प्यास न लगी हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा पानी पीना हानिकारक कैसे हो सकता है? बहुत अधिक पानी पीने से आपके सोडियम के स्तर में असंतुलन पैदा हो सकता है। ये हाइपोनाट्रेमिया का कारण बनता है, जो रक्त में सोडियम को पतला करता है और सूजन, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना और पेट फूलने का कारण बनता है। इससे कैसे बचा जाए? हर किसी के शरीर का एक अलग प्रकार, शरीर का वजन और पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ये आपके पर्यावरण पर भी निर्भर करता है जहां आप रहते हैं। अच्छा होगा कि आप इन सभी आठों पर गौर करें और अपने शरीर के पैटर्न का निरीक्षण करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने पानी की जरूरत है। यदि आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो आप चिंता न करें।
5वें नंबर पर है खड़े होकर पानी पीना। जब हम बैठे होते हैं तो हमारे गुर्दे बेहतर कार्य करते हैं। यदि आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप अनजाने में अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खड़े होकर पानी पीने से पानी एक झटके में नीचे चला जाता है और गंदगी अच्छे से बाहर नहीं निकलती है। ये रक्त या मूत्राशय में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को जमा करता है, जिससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में भी दर्द होता है और आपके शरीर में तरल पदार्थों का असंतुलन हो जाता है। इसलिए हमें बैठकर धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको पानी पीने के तरीके बदलने होंगे और इन सुझावों का पालन करना होगा। क्या आपको खाने की मेज पर ठीक से ना बैठने के लिए डांटा गया है? या क्या आपको बार बार सीधे खड़े रहने के लिए कहा गया है, या फिर टेढ़ा खड़े होने के लिए डांटा गया है? ऐसी बातें आपको गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन लोगों का आपको डांटना गलत नहीं है। आपके दर्द के स्तर से आपके आत्मविश्वास तक आपका पोस्चर इतना प्रभावी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बैठने या खड़े होने के दौरान आपका पोस्चर आपके शरीर द्वारा चली जाने वाली हर चाल की नींव होता है और इस बात पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका शरीर कितना तनाव झेल सकता है। इन तनावों में शामिल है अजीब स्थिति में बैठना, भारी वजन उठाना और सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण। एक गलत पोस्चर के दौरान आपकी मांसपेशियों को आपको संतुलित और सीधा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खराब पोस्चर धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर कर देता है और अन्य समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे कि पहला, जोड़े और स्नायु बंधन काफी जल्दी कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोटों की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, कुछ अंग जैसे कि फेफड़े ठीक से काम नहीं करते। चौथा, भावनात्मक स्थिति और दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि औसतन मोबाइल, कंप्यूटर उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते उपयोग से हमारे बैठने का तरीका खराब हो रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते वक्त ज्यादातर गर्दन को झुकाकर रखना पड़ता है। तो बैठने का सही तरीका क्या है? जब आप आगे या पीछे से रीढ़ को देखते हैं तो सभी 33 वर्टेब्रे आपको एक सीध में एक के ऊपर एक नजर आएंगी। अगर आप किनारे से देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी में 3 मोड़ होने चाहिए, एक आपकी गर्दन पर, एक आपके कंधे पर और एक छोटा सा आपकी पीठ के हिस्से में। अगर आपकी वर्टेब्रे एकदम ठीक हैं, तो खड़े होने के बाद आपको एक सीधी लाइन बनती नजर आएगी और वो बनेगी आपके कंधों से कूल्हों तक और उसके बाद घुटनों से होते हुए एड़ियों तक। ये सीध आप में आपके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बनाए रखती है और इसी वजह से मांसपेशियों में कम तनाव और खिंचाव पड़ता है। बैठते समय आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर झुकी हुई नहीं। आपके कंधे और बाहें आपके शरीर के करीब आरामदायक स्थिति में होने चाहिए। आपके पैर जमीन पर सीधे होने चाहिए और घुटने 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव। यदि आप डेस्क पर बैठकर बहुत अधिक समय तक काम करते हैं तो अपनी स्थिति को बदलते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के सभी हिस्से जैसे कि आपकी कलाई और कोहनी को किसी चीज का सपोर्ट हो। जरूरत हो तो स्क्रीन को ऊपर उठा लें ताकि वो आंखों के स्तर या उससे नीचे हो। आपको सोते समय सही करवट पर लेटना जरूरी है। इस बात का ध्यान रहे कि गर्दन के नीचे एक तकिया हो और पैरों के बीच में भी एक तकिया लगाएं। ऐसे जूते पहने जो आरामदायक हों और कम हील वाले हों। कंधों पर बैग को अच्छी तरह से लटकाएं। बैग कंधों से ज्यादा लटकना नहीं चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा बैठते हैं तो बीच में एक बार उठकर थोड़ा व्यायाम कर लें। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर को बेहतर तरीके से चलने में मदद मिलती है। अगर आप फिर भी अपने पोस्चर को लेकर परेशान हैं, तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट से जरूर मिलें। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घंटों लिफ्ट में फंस जाने के बारे में। सुनकर ही डर गए ना? अगर आपको लिफ्ट, हवाई जहाज, सार्वजनिक बाथरूम या भूमिगत मार्ग से डर लगता है और यहाँ तक कि इनके ख्याल से ही आप कांप जाते हैं, तो आपको संवृत्ति भीति यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो आखिर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? ये एक तरह का डर है जो आपको बंद और तंग जगहों से लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन की वजह से आपको घबराहट होना। दिमाग में घबराहट का केंद्र बंद हो जाता है जबकि घबराने की कोई बात भी नहीं होती। इससे इंसान अस्थिर हो सकता है,
उसे चक्कर आ सकता है, पागल हो सकता है, नियंत्रण खो सकता है और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो मर जाएंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 5 से 10% आबादी गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया से प्रभावित है। लेकिन ये भी जानने में आया है कि इनमें से कुछ ही लोग इसका इलाज करवाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। हम आपको उनमें से कुछ खास कारण बताएंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग या बचपन का डर। अगर किसी के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यक्ति छोटी सी जगह में फंस गया हो, जैसे कि लिफ्ट या अलमारी में, वो भी लंबे समय के लिए, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने अतीत की घटना याद आ जाती है और आप घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका वो डर आपके अंदर से नहीं जाता और अक्सर MRI मशीन के अंदर मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स या पैदाइशी कारण। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने घबराहट की समस्या और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच एक संबंध भी पाया है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिन्हें घबराहट की समस्या है उनमें आम आदमी के मुकाबले छोटे एमिग्डालाए होते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर को संसाधित करता है। ये छोटा आकार आनुवंशिक होता है और परेशानी तब शुरू होती है जब दिमाग को डर और खतरे दोनों को एक साथ समझने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण, नियर स्पेस या करीब आने का डर। एक और अध्ययन से पता चला है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रत्येक व्यक्ति के दूसरों के करीब आने से संबंधित है। ज्यादातर लोगों की पर्सनल स्पेस केवल उनके हाथों जितनी होती है। वहीं जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है वो लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहते हैं और जैसे ही कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है उनका दम घुटने लग जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने की अधिक संभावना है। चौथा कारण, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का संबंध एक्रोफोबिया से हो सकता है, जो कि ऊंचाई का डर है। इसके पीछे कारण यह है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग क्षैतिज जगहों को कम आंकते हैं, उसी तरह से एक्रोफोबिया वाले लोग खड़े स्थानों को ज्यादा आंकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सभी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और ये हम सभी के अंदर, लेकिन हमारे आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कोड में कहीं दबा हुआ होता है। यानी कि हम अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों होता है और एंजाइटी यानी कि चिंता की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज आमतौर पर मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परामर्श आपको अपनी घबराहट और पुराने डर को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं जो इससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और प्रत्येक सांस के साथ 3 तक गिनें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि समय कितनी जल्दी से गुजर रहा है, या ये सोचें कि आप इस दिक्कत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका डर और ये चिंता दूर हो जाएगी। खुद के डर को चुनौती दें, जैसे कि ऐसी पुरानी बातें जिनसे आपको डर लगता है, और ये सोचें कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान किसी खुशी देने वाली बात पर लगाएं, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबों में कहा गया है, उन्हें पेट्रोनस की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से यकीनन आपका डर कहीं गायब हो जाएगा।